शहजादा मुस्लिम महाविद्यालय के नाम पर बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत विद्युत आवेश एवं विद्युत धारा के विषय में पढ़ाऊँगा, जो टॉपिक नंबर 4 है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये विद्युत आवेश होता क्या है। घर्षण के कारण किन्हीं एक, दो या दो से अधिक वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने पे हमें ये महसूस होता है कि उन वस्तुओं के बीच में कुछ गर्माहट उत्पन्न हो गई है। ये गर्मी और गर्माहट जो उत्पन्न होती है वही घर्षण कहलाता है, और उससे जो उत्पन्न ऊष्मा होती है या ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। इस तरह से हम चाहें तो दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में रगड़ के आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं दैनिक जीवन में जो हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके बाल सूखे हों, आपने शैम्पू किया हो, सूखे बाल में एकदम, और उसमें आप कंघी करते हैं तो बालों से चट चट की आवाज़ आती है। ठीक इसी प्रकार अगर आप प्लास्टिक या रबर के कंघे को बाल में रगड़ते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों के सामने ले आते हैं तो वो कंघी उन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसी तरह से रेशम के टुकड़े में शीशे का कांच अगर आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें भी जो है छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार जो है हम लोग दैनिक जीवन में विद्युत आवेश के बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि ये विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और दूसरा ऋण आवेश होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये विद्युत आवेश को हम किस विज्ञान में किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग आवेश को विज्ञान के अंतर्गत एक अंग्रेजी में अक्षर Q लिखा जाता है, उससे प्रदर्शित करते हैं। Q किसी भी तरह का हो सकता है, कहीं कहीं ये छोटे अक्षर में भी लिया जाता है, कहीं कहीं यह बड़े अक्षर में भी लिया जाता है। ये Q इस तरह का हो सकता है, हम आपको अभी शो करा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये Q इस तरह से भी हो सकता है, ये Q दोनों तरह से हो सकता है, देख सकते हैं दोनों तरह से Q हो सकता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि आवेश हम कहते किसे हैं। तो दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से उन दो वस्तुओं के बीच में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस ऊष्मा के उत्पन्न होने के गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार की होती है, एक धनावेश होती है और एक ऋणावेश होती है। आवेश का संबंध विद्युत धारा से होता है। जैसे आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा में समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय। अब इस तरह से अगर हम लोग निकालना चाहें तो इससे कई परिभाषा हम लोग निकाल सकते हैं। अगर विद्युत धारा को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं और आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और समय को T से प्रदर्शित करते हैं, तो इससे कई चीज़ें आ सकती हैं, कई फार्मूले आ सकते हैं। जैसे Q इक्वल आता है I इंटू टी, एक पहला फार्मूला आता है, आप लोग देखेंगे स्क्रीन के ऊपर ये Q इक्वल I इंटू टी, यह एक फार्मूला है। अब इससे एक परिभाषा भी उत्पन्न हो सकता है कि आवेश क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम किसी चालक कंडक्टर को कहते हैं, यदि हम किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा अगर 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 1 कूलाम कहलाती है।
इस तरह से अगर हम इसी सूत्र को दूसरे तरह से करें तो हम विद्युत धारा की परिभाषा भी निकाल सकते हैं। जैसा भी आपने देखा Q = I × T, यानी आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। तो ठीक इसी तरह से इसके ऊपर अभी हमने दिखाया था आपको, आवेश होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय। स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे नीचे वाला। इससे हम लोग विद्युत धारा की परिभाषा भी समझ सकते हैं। तो विद्युत धारा क्या होता है? तो किसी भी चालक के अंतर्गत जो आवेश की मात्रा होती है उसके प्रवाह के समय दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम लोग I से इंडिकेट करते हैं। I फॉर इलेक्ट्रिक करंट होता है, और विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक, दूसरा टॉपिक जो हमने अभी पढ़ा था वो था ऊष्मा। विद्युत ऊष्मा को Q से प्रदर्शित करते हैं, और विद्युत ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है। विद्युत ऊष्मा का मात्रक कूलाम्ब होता है। आप लोग आपके पिछली कक्षाओं में 10th वगैरह में पढ़े होंगे कि कूलाम्ब का नियम। ये कूलाम्ब का नियम जो है बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। ये दो आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। कूलाम्ब महोदय कहते हैं कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के गुणनफल के बराबर होता है। अगर इसको हम लोग फार्मूला में पिरो सकते हैं, अगर सपोज कर लें हम लोग कि Q1 और Q2 दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच लगने वाला ये कूलाम्ब का नियम F प्रोपोर्शनल होता है Q1 × Q2 अपॉन में r², या F होता है K Q1 × Q2 अपॉन में r²। या आपके स्क्रीन पे इस तरह से देख सकते हैं। तो ये जो है कूलाम्ब के नियम के ज़रिए हम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो K है वो एक नियतांक है जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर होता है, जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर होता है। किसी भी विज्ञान में किसी भी भौतिक राशि का मात्रक लिखने के लिए हमें जो है उसके सूत्र का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सूत्र फार्मूला हमें मालूम हो तो हम किसी भी भौतिक राशि का विज्ञान के अंतर्गत जो है मात्रक लिख सकते हैं, चाहे वो विद्युत धारा हो, चाहे वो विद्युत आवेश हो, चाहे वो बल हो, किसी का भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि क्यों चालक में ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है और चालक में विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती। चालक हम लोग कंडक्टर को कहते हैं और चालक हम लोग इंसुलेटर को कहते हैं। तो कंडक्टर में ही क्यों फ्लो होता है करंट, इसको जानने के लिए हम लोग देखेंगे ये पॉइंट। आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी धातु के अंतर्गत सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। सभी धातुओं के अंतर्गत जो है कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विभिन्न दिशाओं में अनियमित गति से स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं, जिगजैग मोशन में गति करते रहते हैं। लेकिन जब हम किसी भी धातु को विद्युत धारा से जोड़ते हैं तो एक किनारा जोड़ते हैं और दूसरा किनारा भी जोड़ते हैं, तो एक किनारे से जब एक बल लगता है विद्युत धारा
में आवेश के प्रवाह की दर होती है, उससे एक बल लगता है इनके ऊपर, और इनकी जो दिशा होती है मोमेंट की, चलने की, वो एक निश्चित दिशा में हो जाती है, और वो जो है एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से किसी भी धातु के अंतर्गत, किसी भी मेटल के अंतर्गत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और यही इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो विद्युत धारा को प्रवाहित करती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है किसी भी धातु के अंतर्गत विद्युत धारा के प्रवाह की है। इस पे भी प्रश्न आते हैं कि क्यों धातुओं में ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है और धातुओं में क्यों नहीं होती है। तो उसका अगर एक लाइन में आंसर कहा जाए तो धातुओं के अंतर्गत फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि अधातुओं के अंतर्गत या कुचालक के अंतर्गत या इंसुलेटर के अंतर्गत फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसलिए चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और चालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि सरल विद्युत परिपथ, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो सरल विद्युत परिपथ एक तरह से विद्युत उपकरणों का संयोजन होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग सेल को, स्विच को, रेसिस्टेंस वायर को और ओमीटर को एक सिस्टम के तहत जोड़ते हैं, जिससे उस परिपथ के अंतर्गत जो है धारा प्रवाहित होती है। से आप लोग इसको पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को एक सर्किट का डायग्राम बना के। सरल परिपथ इस तरह से होता है, एक उसमें रेसिस्टेंस वायर होती है, उसके बाद आप चाहें तो उसमें बल्ब वगैरह भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा उसमें सेल होता है, सेल को एक बड़ी और एक छोटी लाइन से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद उसमें एक स्विच होता है और इस तरह से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये सेल का डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से सेल और स्विच और रेसिस्टेंस वायर और बल्ब जो है एक सरल परिपथ में जोड़े जाते हैं। और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह इस तरह से होता है। विद्युत धारा का प्रवाह नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर होती है। ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट सेल का होता है। इस तरह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सरल विद्युत परिपथ क्या है, तो सरल विद्युत परिपथ एक प्रकार का संयोजन है, जिसमें हम विद्युत उपकरणों को एक सिस्टम के तहत जोड़ते हैं और उससे किसी भी प्रकार का कार्य लिया जा सकता है। अगर माने तो सरल विद्युत परिपथ में 3 प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। पहला उपकरण विद्युत चालक पदार्थ होता है, अर्थात कंडक्टर वायर होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। एक विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल की ज़रूरत होती है। और तीसरा विद्युत बल्ब या स्विच की प्रयोग, विद्युत बल्ब भी इस्तेमाल होती है, स्विच भी इस्तेमाल होती है। इस तरह से एक सरल विद्युत परिपथ का निर्माण होता है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इससे जुड़ी हुई कई चीज़ें आती हैं। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वो आता है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे कहते हैं, जिसे ई से इंडिकेट करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि विभवांतर होता क्या है। तो विभवांतर किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उन बिंदुओं के बीच गति करने में प्रति एकांक आवेश द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। अर्थात
किसी भी चालक के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इलेक्ट्रॉनों को ले जाने के लिए प्रति एकांक आवेश को यानी यूनिट आवेश को, यूनिट चार्ज को जितना कार्य करना पड़ता है वही जो है विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को V से इंडिकेट करते हैं। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा में प्रवाहित आवेश। विभवांतर को V से इंडिकेट करते हैं, कार्य को W से इंडिकेट करते हैं, और अभी अभी मैंने बताया है आवेश को Q से इंडिकेट करते हैं। तो फॉर्मूला बनता है V=W/Q। इस हिसाब से अगर हम इसका मात्रक लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम, या हम इसे वोल्ट भी कह सकते हैं। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसके बाद विद्युत वाहक बल होता है। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है, विद्युत सेल एक युक्ति है जो किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात किसी भी सेल के अंतर्गत जो ऊर्जा प्रदान करने के लिए सेल के अंदर जो एक प्रकार का बल कार्य करता है उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल E से इंडिकेट करते हैं। विद्युत वाहक बल बराबर होता है सेल द्वारा की गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा बटा में प्रवाहित आवेश। तो विद्युत वाहक बल E हो जाएगा W बटा में Q। W जो है किए गए कार्य या दी गई ऊर्जा को हम लोग कहते हैं, और Q जो है चार्ज होता है। इस प्रकार हम लोग विद्युत वाहक बल E=W/Q भी लिख सकते हैं। और इससे अगर हम लोग मात्रक लिखना चाहें तो कार्य का मात्रक जूल या ऊर्जा का मात्रक जूल और चार्ज का मात्रक कूलाम। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक हो जाता है क्या? जूल प्रति कूलाम, या इसे हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। विद्युत वाहक बल को कैपिटल E से इंडिकेट करते हैं। अगर इसे परिभाषा के रूप में हम लोग माने तो इस तरह से कह सकते हैं, किसी सेल का विद्युत वाहक बल संपूर्ण परिपथ में आवेश को प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा प्रति एकांक आवेश के बराबर होता है। ये इसकी परिभाषा है। आज के लिए आप लोगों की कक्षा यहीं तक रहेगी। इसको आप लोग को हमने समझा दिया है। इसके बाद आप लोग इसे बढ़िया से अपने बुक से पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो ऑनलाइन समस्या आप लोग पूछ सकते हैं।